हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू आईआईटी जेएम सीएसआईआर नेट यूट्यूब चैनल पे। और ये है टारगेट सीरीज, आईआईटी जेएम टारगेट सीरीज 2020-25। और हम लोग जो पार्ट आज डिस्कस करने जा रहे हैं इस सीरीज में वो इम्यूनोलॉजी का एक पार्ट है। आज हम लोग बी लिम्फोसाइट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हमने इवोल्यूशन का एक टॉपिक डिस्कस किया था, दैट वाज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक बोटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट, ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था ये वाला टॉपिक। आज की क्लास जो है वो इम्यूनोलॉजी के टॉपिक की क्लास है और वो रहने वाली है बी लिम्फोसाइट्स। तो इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, आईआईटी जेएम में क्वेश्चंस आते हैं इम्यूनोलॉजी के, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो बी लिम्फोसाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बी लिम्फोसाइट्स के बारे में जानना जरूरी है, हम एमएचसी भी पढ़ेंगे इसके बाद में। चलिए स्टार्ट करते हैं बी लिम्फोसाइट के बारे में, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। हम लोग बात करते हैं, देखो लिम्फोसाइट्स, एक हम लोग ये टर्म यूज करते हैं लिम्फोसाइट्स, और दूसरा टर्म हम लोग ये यूज करते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स में मेजर क्या डिफरेंस है, क्या यहां पे हमें डिफरेंसेस देखने को मिलती है? तो डब्ल्यूबीसी जो है उनको हम लोग क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी आर ल्यूकोसाइट्स, और जो लिम्फोसाइट्स हैं दे आर द पार्ट ऑफ ल्यूकोसाइट्स, दे आर द पार्ट ऑफ ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड लिम्फोसाइट्स आर द पार्ट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। लिम्फोसाइट में हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में? बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड एन के सेल। बी, टी, बी और टी लिम्फोसाइट्स, और उसके अलावा एन के सेल्स। और इनके अलावा एन के सेल। एन के सेल का मतलब नेचुरल किलर सेल्स, एन के सेल्स का मतलब नेचुरल किलर सेल्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग हिमेटोपोइसिस प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने, तो वहां पे हम लोग बात कर रहे थे आरबीसी की फॉर्मेशन, डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन, प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने। तो वहां पर हम लोग बात कर रहे थे डब्ल्यूबीसी के बारे में, ल्यूकोसाइट्स के बारे में बात कर रहे थे, है ना, ल्यूकोसाइट्स। तो यहां पे हम ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल के बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स में लिम्फोसाइट्स के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। लिम्फोसाइट्स, यहां से हम लोग शुरू करते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, तो लिम्फोसाइट्स जो हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिसिटी एंड मेमोरी। लिम्फोसाइट्स जैसे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स और एन के सेल्स हो गई, सो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिसिटी एंड मेमोरी। मैं सभी की बात कर रहा हूं। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिसिटी एंड मेमोरी। स्पेसिफिसिटी एंड मेमोरी, स्पेसिफिसिटी और मेमोरी के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। और हम लोग अगर बात करें लिम्फोसाइट्स, तो दे कॉन्स्टिट्यूट 20 to 40% ऑफ ल्यूकोसाइट। दे कॉन्स्टिट्यूट 20 to 40% ऑफ ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स का 20 से 40% हिस्सा क्या होता है? दे आर लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट में भी अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करते हैं बी लिम्फोसाइट की, हम लोग बात करते हैं टी लिम्फोसाइट की, हम लोग बात करते हैं एन के सेल्स के बारे में। तो हमारे पास है बी लिम्फोसाइट्स, हमारे पास है टी लिम्फोसाइट्स, और हमारे पास क्या है? एन के सेल्स। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स और एन के सेल। अगर हम इनके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 10% पार्ट,
टोटल लिम्फोसाइट का 10% पार्ट बी लिम्फोसाइट होता है, अप्रोक्सीमेटली 80% पार्ट टी लिम्फोसाइट होता है, और लेस देन 10% पार्ट कौन बनाता है, एनके सेल्स। तो ये हम लोग 3 सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं जब हम लोग लिम्फोसाइट के बारे में बात करते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और एनके सेल। तो टोटल ल्यूकोसाइट का 20 से 40% कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स में भी बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है और एनके सेल्स है। हो गई ये। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं, बी लिम्फोसाइट के बारे में हम लोग बात करते हैं। बी लिम्फोसाइट हम लोग इसको बी सेल भी कहते हैं, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट या फिर हम लोग इसको बी सेल भी कहते हैं, इम्यूनोलॉजी में हम लोग इसको बी सेल भी कहते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इसके प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि कहां पर ये बनती है और मैच्योर कहां पर जाकर होती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दे आर, अगर मैं बात करूं ह्यूमंस के अंदर, अब मैं बात कर रहा हूं अगर ह्यूमंस में है, तो दे आर प्रोड्यूस्ड एंड मैच्योर इन बोन मैरो। तो ये प्रोड्यूस्ड भी, दे आर प्रोड्यूस्ड एंड मैच्योर, वहीं पर ही प्रोड्यूस्ड होती है, वहीं पर ही मैच्योर होती है, प्रोड्यूस्ड एंड मैच्योर इन बोन मैरो। ये तो हो गया ह्यूमंस का केस। अगर रैबिट के बारे में बात करें, रैबिट के बारे में बात करें, तो दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो बट मैच्योर इन सैकुलस रोटेंडस, दैट इज पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। They are produced in bone marrow, लेकिन मैच्योर कहां पे होती है, मैच्योर्ड इन सैकुलस रोटंडस। दिस इज पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, दिस इज ए पार्ट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी का ये एक पार्ट है। रैबिट्स के बारे में बात कर दी हमने। मैं अगर बर्ड्स के बारे में बात करूं तो बर्ड्स में ये प्रोड्यूस कहां पे होते हैं और मैच्योर कहां पे होते हैं, तो बर्ड्स में ये प्रोड्यूस्ड होते हैं बोन मैरो में, दे प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, लेकिन मैच्योर कहां पे होते हैं, मैच्योर होने की साइट अलग है। ये मैच्योर होते हैं बुर्सा ऑफ फैब्रिकस, प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो बट मैच्योर इन बुर्सा ऑफ फैब्रिकस। अब ये बुर्सा ऑफ फैब्रिकस क्या है, ये भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का पार्ट है, पार्ट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और ये जो बर्ड्स में पार्ट होता है नियर क्लोका रीजन के आसपास होता है, इट इज नियर क्लोका। ओके, तो ये प्रोडक्शन और मैच्योरेशन के बारे में बात हो गई। ह्यूमंस के बारे में हमने बात किया, रैबिट्स के बारे में बात किया और बर्ड्स के बारे में बात किया। तो बी सेल्स का जो नाम है वो नाम आया कहां से, वो नाम आया है ये बुर्सा ऑफ फैब्रिकस, दैट्स वाई दे आर कोल्ड एज बी सेल्स, यहां से नाम आया है बी सेल्स का। हम लोग बोन मैरो से कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोन मैरो में प्रोड्यूस हुई, बोन मैरो में मैच्योर हुई ह्यूमंस में, इसलिए बी सेल कहा जाता है। लेकिन ये जो बी सेल नाम आया है ये आया है बुर्सा ऑफ फैब्रिकस, बर्ड्स में जहां जिस साइट पे ये मैच्योर होता है वहां से इसका नाम आया है। गॉट इट। अब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, बी सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, किस तरह की ये सेल हमें देखने को मिलती है। सपोज करो मैं यहां पे शो कर रहा हूं बी सेल, मैं यहां पे शो कर रहा हूं बी सेल के बारे में बात कर रहा हूं। तो देखो बी सेल के पास सबसे पहले मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम और मेम्ब्रेन बाउंड आईजीडी प्रेजेंट होगा। दिस इज मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम, ये है मेम्ब्रेन बाउंड
IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन M। उसके अलावा यहां पर प्रेजेंट होते हैं IG अल्फा और IG बीटा, IG अल्फा और IG बीटा, IG अल्फा और IG बीटा। इनको CD79A और CD79B भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज CD79A, CD79B, ये भी कहा जाता है। उसके अलावा कुछ और CD प्रेजेंट होते हैं। CD के बारे में मैं आगे बात करूंगा, तो थोड़ा सा इंतजार करना CD तक पहुंचने के लिए। यह है CD19, CD19, CD21 और CD20 तो आएगा यहां पर, CD21, CD19, CD20, CD21। CD का मतलब है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, ये CD प्रेजेंट होता है यहां पे। तो CD79A इसको कहा जाता है, CD79A और CD79B। ये दोनों के दोनों क्या हैं यहां पर, दोनों के दोनों ये, इनको कहा जाता है सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल। दे आर सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल। तो ये आगे जो है सिग्नल को पास करने वाले स्ट्रक्चर यही हैं, दे आर द सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल। उसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है यहां पे, CD32, 35, CD40, CD32, CD35 एंड CD40। ठीक है, ये कुछ क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन यहां पर प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा कुछ और भी CD प्रेजेंट होते हैं। CD80, 86 प्रेजेंट होगा यहां पर, यहां प्रेजेंट होगा CD80, 86 यहां प्रेजेंट होगा। उसके अलावा ये कुछ पर्टिकुलर CD हो गए जो यहां पर प्रेजेंट होंगे। ये हमारे पास एक और इम्यूनोग्लोबुलिन यहां पर प्रेजेंट होगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड IgD, मेम्ब्रेन बाउंड IgD। जो ये M शो किया गया है, स्मॉल m, इसका मतलब क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड IgM और मेम्ब्रेन बाउंड IgD, ये प्रेजेंट होंगी बी सेल के सरफेस के ऊपर। इसके अलावा यहां पर MHC2 भी प्रेजेंट होगा विद नॉन्स, यहां पे प्रेजेंट होगा MHC क्लास 2 का मॉलिक्यूल, ये प्रेजेंट होगा, MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होगा यहां पे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बी सेल। तो यहां हम लोग शो कर रहे हैं, ये है मेरे पास एक बी लिम्फोसाइट, दिस वन इज बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। मैं अभी बात कर रहा था ये CD के बारे में, हम लोग कुछ बात कर रहे थे कि ये CD होता क्या है, व्हाट इज दिस CD। CD क्या होता है, CD को हम लोग बोलते हैं क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CD, CD का मतलब होता है क्लस्टर, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। CD का मतलब तो ये है, और ये एक्चुअल में है क्या, जो ये सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है, हमने CD वर्ड यूज किया है, ये है क्या, दे आर द प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। दे आर, या तो ये प्रोटीन्स होते हैं या फिर ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, आइदर प्रोटीन्स और द ग्लाइकोप्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस, which are present on the cell surface। ये सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड आइडेंटिटी एंड यूनिकनेस टू द सेल, दे प्रोवाइड आइडेंटिटी और यूनिकनेस, they provide identity or uniqueness to the cells।
सेल्स को ये पहचान देते हैं, सेल्स को ये यूनिकनेस देते हैं। दे कैन बी शेयर्ड बाय अदर सेल्स। कुछ सीडी जो हैं दे कैन बी शेयर्ड बाय अदर सेल्स, कैन बी शेयर्ड बाय अदर सेल्स। कुछ सीडी ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा सेल्स के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो सीडी समझ में आ गया। कुछ प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये पर्टिकुलर सेल को आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं, ये पर्टिकुलर सेल को यूनिकनेस प्रोवाइड करते हैं। सो दीज आर द क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, हम इनको बोलते हैं क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। गॉट इट? दे आर नोन एज क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। इतनी बात शायद आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। सीडी देख लिया हमने, सेल का ये स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया। अब कुछ बातें करते हैं इसके मेम्ब्रेन रिसेप्टर के बारे में। सपोज करो कि आपके पास ये एक बी सेल है, ये एक बी सेल है, इसके ऊपर क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम, एक मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम है, और यहां पर एक मेम्ब्रेन बाउंड आईजीडी है, MIGD, मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम और मेम्ब्रेन बाउंड आईजीडी। ये हमारे पास एक अलग सेल है और ये हमारे पास एक अलग सेल है। ये दोनों अलग अलग सेल है मेरे पास, और मैं शो कर रहा हूं इन पे दोनों पे मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम और मेम्ब्रेन बाउंड आईजीडी। दिस इज मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम। देखो, अगर आप इस मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम की बारे में बात करोगे, इसके सीडीआर्स के बारे में बात करोगे और इसके सीडीआर्स के बारे में बात करोगे। सीडीआर्स, ठीक है, सीडीआर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्रिटी डिटरमाइनिंग रीजन, जो कि एंटीजन को पहचानेंगे। इसके सीडीआर और इसके सीडीआर, ये जो सीडीआर्स होंगे, इनके जो सीडीआर्स होंगे वो सेम सीडीआर्स होंगे, सिमिलर सीडीआर्स होंगे। हम वर्ड यूज करेंगे सिमिलर सीडीआर्स। और अगर मैं इसके सीडीआर को इसके साथ कंपेयर करूंगा, इस सेल के ऊपर जो सीडीआर्स हैं उसको मैं कंपेयर करूंगा दूसरी सेल के सीडीआर्स के साथ, मान के चलो इससे कंपेयर करूंगा, इसके सीडीआर और इसके सीडीआर क्या हैं? डिफरेंट सीडीआर्स हैं। ओके, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा दोनों के, तो ये सीडीआर्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे इन दोनों के, और इस सेल के और इस सेल के आपस में सीडीआर्स जो हैं वो सेम होंगे, सीडीआर्स जो हैं वो सेम होंगे। एक पर्टिकुलर सेल के ऊपर अगर दो अलग अलग मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोब्युलिन्स प्रेजेंट हैं, उनके सीडीआर्स यहां पे सेम है। और अगर मैं अलग अलग बी सेल्स के बारे में बात कर रहा हूं, उन दोनों के सीडीआर्स डिफरेंट है। ये एक बी सेल हो गई, ये दूसरी बी सेल हो गई। अलग अलग बी सेल्स के सीडीआर्स जो है वो अलग अलग होंगे। गॉट इट? इज इट क्लियर? अब देखो, मान के चलो एक ऐसी बी सेल है मेरे पास जिसने कभी भी एंटीजन को इनकाउंटर नहीं किया है। ए बी सेल, मैं ऐसे शो कर रहा हूं कि एक बी सेल है विच नेवर एनकाउंटर एन एंटीजन, which never encounter an antigen। एक ऐसी बी सेल जिसने कभी भी एंटीजन को एनकाउंटर नहीं किया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नेव बी सेल। नेव बी सेल मतलब न्यू बी सेल। नेव का मतलब नई, नवेली बी सेल, बिल्कुल न्यू बी सेल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोल सकते हैं, एक और टर्म यूज कर सकते हैं, अनप्राइम्ड बी सेल भी इसके लिए टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं। नेव बी सेल बोल सकते हैं और अनप्राइम्ड
बी सेल। तो ऐसी बी सेल जिसके साथ एंटीजन कभी भी इनकाउंटर नहीं हुआ है, उस बी सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? नेव बी सेल और अनप्राइम्ड बी सेल। और ये जो सेल है, जो नेव बी सेल है या फिर अनप्राइम्ड बी सेल है, इट इज प्रेजेंट इन G0 फेज ऑफ सेल साइकिल। नेव बी सेल present in G0 phase, G0 phase of cell cycle and is metabolically active and is metabolically एक्टिव। तो ये जो नेव प्राइम बी सेल है, नेव बी सेल या अनप्राइम्ड बी सेल, ये G0 फेज में प्रेजेंट होगी, G0 फेज में प्रेजेंट होगी और ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी। ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी ये वाली बी सेल। अभी ताजा ताजा ये बन के आई है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, आगे की बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान के चलो बी सेल जो है वो रेस्पोंड कर रही है किसी एंटीजन को। ये मैं शो कर दे रहा हूं एक एंटीजन, ये मैंने शो कर दिया, क्या? एक एंटीजन शो कर दिया। मैं बोलूंगा कि जो बी सेल है दैट विल रेस्पोंड टू एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंटीजन। बी सेल जो है वो कैसे एंटीजन को रेस्पोंड करेगी? बी सेल विल रेस्पोंड to an extracellular antigen, extracellular एंटीजन। ऐसा एंटीजन जो सेल के बाहर प्रेजेंट है उसको रेस्पोंड करेगी बी सेल। इस एजी का मतलब क्या है? एजी का मतलब है एंटीजन, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। तो इन फ्यूचर आगे जहां पे भी एजी वर्ड यूज होगा, बाय डिफॉल्ट उसका मतलब आप लोग क्या समझोगे? उसका मतलब समझोगे कि वो एंटीजन लिखा हुआ है। तो ये एक क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंटीजन पहले ही शो कर दे रहे हैं। ये एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंटीजन है और यहां पर एक बी सेल अवेलेबल है। इस तरह से शो कर दो, ये मेरे पास एक बी सेल है, इसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा? इस बी सेल के ऊपर प्रेजेंट मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम ये रिकॉग्नाइज करेगा। मान के चलो इस एंटीजन के कॉम्प्लीमेंट्री सीडीआर्स प्रेजेंट है इस बी सेल के ऊपर, तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बी सेल रिसेप्टर। ये है क्या भाई एक्चुअल में? दिस इज ए बी सेल रिसेप्टर। ये बी सेल का रिसेप्टर है, एक मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम। दिस इज बी सेल रिसेप्टर। अब क्या होगा? जैसे ही ये बाइंड हुआ, आईजी अल्फा और आईजी बीटा सिग्नल भेजेंगे आगे। इस सेल में क्या होगा? टर्मिनल डिफरेंशिएशन होगा। यहां पे क्या होगा? टर्मिनल डिफरेंशिएशन। टर्मिनल डिफरेंशिएशन का मतलब इस डिफरेंशिएशन के बाद ये सेल दोबारा से अब डिवाइड नहीं होगी। टर्मिनल डिफरेंशिएशन। ये सेल अब फर्दर किसी दूसरी सेल्स में डिफरेंशिएट नहीं होगी। टर्मिनल डिफरेंशिएशन जब होगा तब ये सेल किस किस में डिफरेंशिएट होगी या किस किस तरह की सेल्स में डिफरेंशिएट होगी? चलो देखो, ये सेल बनाएगी हमारे पास एक तो इफेक्टर बी सेल। हमें दो तरह की सेल्स मिलेंगी, एक तो इफेक्टर बी सेल जिसका दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा बी सेल। इफेक्टर बी सेल या फिर प्लाज्मा बी सेल। दूसरी सेल का नाम क्या है? दूसरी सेल का नाम है मेमोरी बी सेल। वन इज प्लाज्मा बी सेल एंड अनदर वन इज मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा बी सेल, मेमोरी बी सेल। आओ जरा प्लाज्मा बी सेल के बारे में बात करो। ये हो गई मेरे पास प्लाज्मा बी सेल। इसके पास प्रेजेंट है CD38, CD78।
CD38, CD78, एक और CD138 भी यहां पर प्रेजेंट होगा, CD138। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन बाउंड IgM आएगी, उसके CDRs इस एंटीजन के स्पेसिफिक होंगे। ये जो यहां पे जो CDRs होंगे, these CDRs they are specific to the above antigens। यहां जो CDRs होंगे, these CDRs they are specific for above antigen। above एंटीजन। अब ये अबव एंटीजन कौन सा है? जिस भी एंटीजन को इस बी सेल ने एनकाउंटर किया है, जो भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंटीजन था पहले आया, और जब पहले बार इंटरेक्शन हुआ एक नेव बी सेल का इसके साथ, एंटीजन के साथ, तो ये टर्मिनल डिफरेंशिएट हो गई। एक बनाई इसने इफेक्टर बी सेल, जिसको प्लाज्मा बी सेल बोलेंगे, और दूसरा ये क्या बनाएगी? ये मेमोरी सेल बनाएगी। दूसरी सेल क्या होगी? मेमोरी बी सेल। ये मैं शो कर दे रहा हूं, मेरे पास दूसरी सेल जो कि क्या है? मेमोरी बी सेल है। अब मेमोरी बी सेल्स जाकर के क्या होगी? स्टोर हो जाएगी। ओके, मेमोरी बी सेल्स जो है वो जाकर के स्टोर हो जाएगी, या हम बोले कि लिम्फ नोड में चली जाएगी। इट विल मूव टू द लिम्फ नोड। तो मेमोरी बी सेल और प्लाज्मा बी सेल, दो बातें हो गई। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा बी सेल के बारे में। प्लाज्मा बी सेल की बातें आएंगी, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे मेमोरी बी सेल के बारे में। तो मेमोरी बी सेल का एक स्पेसिफिक CD है, जिसको अभी हम डिनोट कर देते हैं CD27। CD27 ये मेमोरी बी सेल का CD है। आओ जरा प्लाज्मा बी सेल के बारे में थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। प्लाज्मा बी सेल, तो प्लाज्मा बी सेल जो बनी है उसकी हाफ लाइफ होती है कितने दिन? इसकी हाफ लाइफ होती है अप्रोक्सीमेटली 2 वीक। इसकी हाफ लाइफ जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स, और लगभग 14 डेज तक इसकी हाफ लाइफ होती है प्लाज्मा बी सेल्स की। प्लाज्मा बी सेल्स क्या करती है? कंटिन्यू सिक्रीट करती है। क्या कंटिन्यू सिक्रीट करती रहती है? किसका? एंटीबॉडी का। अब देखो, ये 9 to 10 डेज तक ये प्लाज्मा बी सेल क्या करती है? इट सिक्रीट IgM और इट प्रोड्यूस्ड IgM। या तो सिक्रीट बोलेंगे या बोलेंगे कि ये प्रोड्यूस करती है IgM। 9 से 10 दिन तक ये IgM प्रोड्यूस करेगी, और 10 दिन के बाद ये क्या प्रोड्यूस करने लग जाएगी? आफ्टर 10 डेज ये क्या प्रोड्यूस करेगी? इट विल प्रोड्यूस अनदर क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। इट विल प्रोड्यूस अनदर क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। ये कोई दूसरी इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लास को प्रोड्यूस करेगी, एक्सेप्ट IgD को छोड़ के कोई दूसरी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस करेगी। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अगर मैं चेन के बारे में बात करूं, अगर मैं हैवी चेन के बारे में बात करूं, तो हैवी चेन के बेसिस पे म्यू चेन प्रोड्यूस हो रही है पहले, लेकिन बाद में कौन सी चेन प्रोड्यूस हो रही है? बाद में कोई भी, या तो अल्फा चेन, ठीक है, या अल्फा चेन हो गए किसके लिए? IgA के लिए, एप्सिलॉन IgE के लिए, IgG के लिए गामा। अब इनमें से ये प्लाज्मा बी सेल कोई भी चेन प्रोड्यूस कर सकती हैं, एक्सेप्ट IgD मींस डेल्टा चेन को छोड़ के। डेल्टा चेन को छोड़ के कोई भी चेन प्रोड्यूस कर सकती हैं। हैवी चेन और लाइट चेन के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं। तो ये डेल्टा को छोड़ के कोई भी चेन प्रोड्यूस कर सकती है 10 दिन के बाद। तो इसने क्या किया? ये जो क्लास थी, इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लास बोल दो, या फिर आप क्लास बोलो किसकी?
चेन की, हैवी चेन की क्लास बोलो। ये एक पर्टिकुलर क्लास प्रोड्यूस कर रही थी, उसके बाद में ये दूसरी क्लास प्रोड्यूस करने लगी। ये वाला जो इवेंट हुआ है, इस इवेंट को क्या बोलते हैं? इस इवेंट को बोला जाता है क्लास स्विचिंग। कि एक प्लाज्मा बी सेल, एक एक्टिवेटेड प्लाज्मा बी सेल, या एक बी सेल के बारे में बात करो। एक बी सेल जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है? पहले तो वो प्रोड्यूस कर रही है आईजीएम, और बाद में प्रोड्यूस करने लग जाती है कोई दूसरी इम्यूनोग्लोबुलिन। इसका मतलब क्या हुआ? एक पर्टिकुलर क्लास की वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही थी, बाद में उसने दूसरी क्लास की एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। इस इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इवेंट इज नोन एज क्लास स्विचिंग। And class switching is only performed by activated plasma B cell. Only performed by activated plasma B cell. एक्टिवेटेड प्लाज्मा बी सेल। तो एक्टिवेटेड प्लाज्मा बी सेल्स जो है वो क्लास स्विचिंग का इवेंट शो करेगी। ये बातें होगी हमारे पास प्लाज्मा बी सेल्स के बारे में कि प्लाज्मा बी सेल्स क्या क्या इवेंट शो कर रही है। प्लाज्मा बी सेल क्या क्या इवेंट शो कर रही है। मेमोरी सेल के बारे में बात करो, ठीक है? मेमोरी सेल के बारे में बात करो। मेमोरी बी सेल, मेमोरी बी सेल। देखो मेमोरी बी सेल के पास यहां पे हम लोग शो कर रहे हैं, मेमोरी बी सेल पे प्रेजेंट है मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम। मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम प्रेजेंट है मेमोरी सेल्स के ऊपर। और मेमोरी सेल्स जो है वो कहां पर स्टोर होगी? मेमोरी सेल्स विल नेवर सर्कुलेट इन द ब्लड, इट विल स्टे इन द लिम्फ नोड। मेमोरी सेल्स क्या करेगी? इट विल स्टे इन द लिम्फ नोड, it will never circulate in the blood, never circulate in the blood। ठीक है, ये चली गई ब्लड में, सर्कुलेट नहीं हो रही है, चली गई कहां पे? लिम्फ नोड पे चली गई मेमोरी बी सेल। मान के चलो वही एंटीजन दोबारा से आया, वही एंटीजन दोबारा से आया, इसका मतलब सेकंड इनकाउंटर, सेकंड इनकाउंटर ऑफ एंटीजन। और ये एंटीजन कौन सा है? सेम एंटीजन है, दोबारा से इनकाउंटर हुआ है हमारे पास, सेम एंटीजन दोबारा से आया है बॉडी में। सेकंड इनकाउंटर ऑफ सेम एंटीजन। पहले इनकाउंटर कब हुआ था? पहले इनकाउंटर इस फेज पे हुआ था कि ये एंटीजन आया था, ये एक कोई भी बी सेल थी जिसके सीडीआर्स मैच कर गए थे इस एंटीजन के साथ, और उसने प्लाज्मा बी सेल बनाई, मेमोरी बी सेल बनाई। प्लाज्मा बी सेल ने क्या किया? प्लाज्मा बी सेल्स ने इम्यूनोग्लोबुलिन से सिक्रीट की, बाद में क्लास स्विचिंग शो की, और प्लाज्मा बी सेल की हाफ लाइफ अप्रोक्सीमेटली 14 डेज तक की है। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये एंटीजन अब दोबारा से आया है भाई, ये एंटीजन दोबारा से आया है। इस एंटीजन को तुरंत कौन पहचान लेगा? दिस एंटीजन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय मेमोरी बी सेल। अब जो मेमोरी बी सेल के ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, जिसको हम लोग एंटीबॉडी कह रहे हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड, ये इसको पहचान लेगी, तुरंत पहचान लेगी। ये इसको क्या करेगी? तुरंत रिकॉग्नाइज करेगी, और ये जो रेस्पॉन्स आएगा ये फास्ट रेस्पॉन्स आएगा। मेमोरी सेल्स, मेमोरी बी सेल्स जो है ये तुरंत इसको रिकॉग्नाइज करेगी, व्हाट इट, ये तुरंत इसको रिकॉग्नाइज करेगी। और ये क्या करेगी? जैसे ही एंटीजन के कांटेक्ट में आई, ये प्रोड्यूस्ड करना शुरू कर देगी आई जी और जी, आईजीजी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। इट विल प्रोड्यूस्ड आईजीजी when encounter
सेम एंटीजन अगेन, अगर दोबारा से सेम एंटीजन इनकाउंटर हुआ तो ये प्रोड्यूस क्या करेगी, आईजीजी प्रोड्यूस करेगी और कंटिन्यू प्रोड्यूस करेगी। ये थी मेरे पास मेमोरी बी सेल, दिस वॉज मेमोरी बी सेल। अब इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है मेमोरी बी सेल की, 15 से 20 साल तक की इसकी हाफ लाइफ होती है। मेमोरी बी सेल की हाफ लाइफ 15 से 20 साल। अगर मैं इस रेस्पॉन्स के बारे में बात करूं तो ये रेस्पॉन्स कौन सा है, मेमोरी सेल्स ने जो रेस्पॉन्स दिया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी रेस्पॉन्स। ये जो रेस्पॉन्स है दूसरे सेकंड इनकाउंटर हुआ एंटीजन का, दोबारा से इनकाउंटर हुआ एंटीजन का, और जब दोबारा मेमोरी सेल्स ने रेस्पॉन्स दिया, सो दिस इज सेकेंडरी रेस्पॉन्स। और सेकेंडरी रेस्पॉन्स कैसा होता है, फास्ट होता है। ये रेस्पॉन्स कैसा था, ये रेस्पॉन्स था प्राइमरी रेस्पॉन्स। पहली बार जब एंटीजन का एनकाउंटर होता है बॉडी में, जब पहली बार बॉडी का रेस्पॉन्स आता है, देखो मैं बॉडी के रेस्पॉन्स के बारे में बात कर रहा हूं, और बॉडी का रेस्पॉन्स किसी भी फॉर्म में आ सकता है। अगर कोई पहली बार एंटीजन आया है बॉडी में, उसके लिए बॉडी का रेस्पॉन्स आता है, उसको प्राइमरी रेस्पॉन्स बोलते हैं। और वो एंटीजन दोबारा से बॉडी में आता है और दोबारा से बॉडी रेस्पॉन्ड करती है, उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी रेस्पॉन्स, जो कि कैसा होता है, फास्ट रेस्पॉन्स होता है। हाफ लाइफ मेमोरी सेल्स की हाफ लाइफ कितनी होती है, मेमोरी सेल्स की हाफ लाइफ होती है 15 से 20 साल। हाफ लाइफ कितनी होती है, 15 टू 20 ईयर्स। ये होती है मेमोरी सेल्स की हाफ लाइफ। और ये मेमोरी सेल्स क्या करेंगे, थ्रू आउट द लाइफ आईजीजी का प्रोडक्शन करती रहेंगे। आईजीजी प्रोडक्शन थ्रू आउट द लाइफ। देखो बॉडी में हर दिन प्रोड्यूस्ड होने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करें तो सबसे ज्यादा आईजीए प्रोड्यूस होता है। टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन का 2/3 आईजीए प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर हम ब्लड में बात करें कि कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे ज्यादा होती है, तब बात आती है आईजीजी की। और ये वो रीजन है जिसकी वजह से आईजीजी ब्लड में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन कि क्यों ज्यादा प्रेजेंट होती है। दिस इज अबाउट मेमोरी बी सेल। आई होप क्लियर होगा, आई होप कि ये वाला पार्ट क्लियर है। अब देखो ये तो हो गया, इस तरह से बी सेल्स एनकाउंटर करती है एंटीजन को, इस तरह से एक्टिवेट होती है बी सेल। आगे की स्टोरी क्या है, आगे की स्टोरी ये है कि एंटीजन के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जिन प्रॉपर्टी की वजह से बी सेल उन एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करे। कौन कौन से एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज कर सकती है बी सेल्स, सो द properties of antigen to be recognized by B cell। देखो एंटीजन अनप्रोसेस्ड होना चाहिए, एंटीजन फ्री फॉर्म में होना चाहिए, एंटीजन अनप्रोसेस्ड, फ्री फॉर्म, अनबाउंडेड और हाइड्रोफिलिक होना चाहिए। अनप्रोसेस्ड, अनबाउंडेड, किसी के साथ बाउंडेड भी नहीं होना चाहिए, मींस फ्री फॉर्म में होना चाहिए, और हाइड्रोफिलिक एंटीजन होना चाहिए। ये एक कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए एंटीजन की ताकि बी सेल्स उनको रिकॉग्नाइज कर सके। देखो यहां पे दो केस आते हैं, यहां पर आते हैं दो केस। अगर मेरे पास एंटीजन जो है, अगर मेरे पास एंटीजन कार्बोहाइड्रेट है, सोचो कार्बोहाइड्रेट एंटीजन हो सकता है, हो सकता है। अगर मेरे पास एंटीजन लिपिड्स है,
हो सकता है, यस हो सकता है। अगर मेरे पास एंटीजन एलपीएस है, एलपीएस का मतलब लाइपोपोलीसैकेराइड एंटीजन है, हो सकता है, ये भी हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट एंटीजन हो, लिपिड एंटीजन हो, या फिर लाइपोपोलीसैकेराइड एंटीजन हो, वहां पे क्या होगा, देखो इस केस में क्या होगा, दे आर डायरेक्टली रिकॉग्नाइज्ड बाय बी सेल, they are directly recognized by B cell and activation of B cell. एंड एक्टिवेशन ऑफ बी सेल। देखो एक स्टोरी तो ये है, एक स्टोरी ये है। क्या होगा, मान के चलो ये एंटीजन है, ठीक है, ये एंटीजन है और ये इनमें से कोई एंटीजन है, ये इनमें से कोई एंटीजन ये है, बी सेल आई, ये बी सेल आई, ये इसका मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम या मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर हो गया बी सेल का। तो ये बी सेल है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, डायरेक्ट ये सेल एक्टिवेट हो जाएगी और क्या बनाएगी, ये बना देगी प्लाज्मा बी सेल, ये बना देगी मेमोरी बी सेल, प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी बी सेल। एक तो केस ये हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टी सेल इंडिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन। दूसरा केस देखो, दूसरा केस क्या है मेरे पास, टी सेल डिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन, टी सेल डिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन। यहां पे टी सेल की जरूरत है, टी सेल डिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन, टी सेल डिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन। देखो वहां पे कुछ बातें हमने डिस्कस करी थी कि एंटीजन कैसा होना चाहिए। यहां पे देखो अगर मान के चलो एंटीजन क्या है, प्रोटीन एंटीजन है, क्या है, प्रोटीन एंटीजन है मेरे पास, तो चीजें अलग हो जाएंगी, चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी। सपोज करो मेरे पास प्रोटीन एंटीजन है, ये मैंने शो कर दिया प्रोटीन एंटीजन, है ना, ये आई एक बी सेल, बी सेल के पास प्रेजेंट है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, जो यूजुअली मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम होता है, मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम, ये इसका रिसेप्टर है, ये इसको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या होगी, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो क्या आएगा, दैट इज रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट स्टेप इज रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर भी और ये एंटीजन भी दोनों का एंडोसाइटोसिस हो जाएगा, ये हमें देखने को मिलेगा यहां पर रिसेप्टर, और इस रिसेप्टर के साथ बाउंड क्या है, ये एंटीजन, और ये प्रेजेंट है एक एंडोसोम में, इस तरह से ये मैंने शो कर दिया एक एंडोसोम, इसकी क्या हो गई, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। अब क्या होगा, यहां पर लाइसोसोमल मीडिएटेड डिग्रेडेशन होगा एंटीजन का, एंटीजन फ्रेगमेंट्स में टूटेगा, ठीक है, एंटीजन फ्रेगमेंट्स में टूटेगा, लाइसोसोमल या लाइसोसोम मीडिएटेड डिग्रेडेशन होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा शो कर रहा हूं इस तरह से, ये था मेरे पास, ये था मेरे पास एंडोसोम, इस एंडोसोम में प्रेजेंट क्या है, ये मेरे पास ये एंटीबॉडी है जो कि रिसेप्टर थी इसकी, ये एंटीजन है इस तरह से, और इसके साथ आकर के बाइंड कौन कर जाएगा, लाइसोसोम आकर के इससे बाइंड कर जाएगा, ये मैंने शो कर दिया क्या, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करेगा, अपने एंजाइम्स इधर रिलीज करेगा, लाइसोसोम्स क्या करेगा, रिलीज करेगा अपने एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स क्या करेंगे, ये एंजाइम्स इसको ब्रेक कर देंगे एंटीजन में, तो हम बोलेंगे कि इस एंटीजन की क्या हो गई, प्रोसेसिंग हो गई इस एंटीजन की।
यहां पे क्या हुआ, प्रोसेसिंग ऑफ एंटीजन, एंटीजन की क्या हो गई, प्रोसेसिंग, लाइसोसोमल मीडिएटेड प्रोसेसिंग ऑफ एंजाइम। अब सपोज करो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे शो कर रहा हूं, मैंने इसको शो किया कुछ इस तरह से, और ये एंडोसोम था, ये इस तरह से एंडोसोम था, और ये वो एंटीजन है, ठीक है। ये अब मैं क्या शो कर रहा हूं, प्रोसेस्ड, प्रोसेस्ड एंटीजन, ये है मेरे पास प्रोसेस्ड एंटीजन। नाउ दिस इज प्रोसेस्ड एंटीजन, इसका एरो थोड़ा सा ऐसे लगाते हैं, ये हो गया प्रोसेस्ड एंटीजन। ये बी सेल क्या करेगी, बी सेल इस एंटीजन को प्रेजेंट कर देगी विद द हेल्प ऑफ क्लास 2 एमएचसी, विद द हेल्प ऑफ क्लास 2 एमएचसी। आप ऐसा मान के चलो, ये जो बी सेल थी, ये बी सेल, यही बी सेल में जो भी इवेंट होते जा रहे हैं वो सारे के सारे इवेंट हम यहां पे शो कर रहे हैं। तो इवेंट नेक्स्ट क्या है, क्योंकि बी सेल जो है वो बिहेव करती है एज एपीसी, ये है बी सेल, और इसको हम लिख सकते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। बी सेल ने क्या किया, बी सेल ने विद द हेल्प ऑफ क्लास 2 एमएचसी, एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल के साथ इस एंटीजन को प्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या है, ये है मेरे पास प्रोसेस्ड एंटीजन, प्रोसेस्ड एंटीजन। बी सेल इस एंटीजन को अपने सरफेस के ऊपर लेकर के आई और ये प्रेजेंट कर देगी, इसको टी सेल के पास प्रेजेंट कर देगी। देखो टी सेल शो करो, मैं यहां शो कर रहा हूं टी सेल, ये हो गई मेरे पास टी सेल। टी सेल का रिसेप्टर अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर, ये हो गई मेरे पास क्या, टी सेल। अल्फा रिसेप्टर हो गया, बीटा रिसेप्टर हो गया, और CD4 रिकॉग्नाइज करेगा MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल को। ये हो गया मेरे पास CD4 जो कि प्रेजेंट होता है टी सेल्स पे, इसने रिकॉग्नाइज किया MHC को। CD4 ने रिकॉग्नाइज किया MHC क्लास 2 को, और अल्फा बीटा रिसेप्टर ने रिकॉग्नाइज किया इस एंटीजन को। So antigen are recognized by T cell receptor and MHC is recognized by this CD4। तो CD4 प्रेजेंट है, इसका मतलब TH सेल है ये, इसका मतलब क्या है, ये T हेल्पर सेल है, TH सेल है ये, दिस वन इज TH सेल। इवेंट पता चला क्या हुआ, इवेंट ये हुआ कि जिस एंटीजन को प्रोसेस कर दिया गया था बी सेल में, वो एंटीजन बी सेल के सरफेस पे आया विद द हेल्प ऑफ क्लास 2 एमएचसी, विद द हेल्प ऑफ क्लास 2 एमएचसी, और ये टी सेल को प्रेजेंट कर दिया गया। टी सेल में भी स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे यहां पे टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल के ऊपर CD प्रेजेंट है, CD4, ये CD4 रिकॉग्नाइज करेगा MHC2 को, और ये अल्फा बीटा रिसेप्टर जो कि टी सेल के रिसेप्टर है, ये रिकॉग्नाइज करेंगे इस एंटीजन को। अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये टी सेल रिलीज कर देगी कुछ इंटरल्यूकिन्स, कुछ साइटोकाइन रिलीज करेगी, यहां से रिलीज हो जाएंगे क्या, यहां से रिलीज क्या होगा, यहां से रिलीज होगा IL-6 और IL-4, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 4 यहां से रिलीज कर दिए जाएंगे, किसके द्वारा, टी सेल के द्वारा। यहां पर प्रेजेंट होते हैं IL-6 और IL-4 के रिसेप्टर, कहां पर, मैं पहले यहां शो कर दे रहा हूं, दिस वन इज IL-6 रिसेप्टर और दिस वन इज IL-4 रिसेप्टर, इंटरल्यूकिन 4 रिसेप्टर। सो ये कुछ साइटोकाइंस है, कुछ केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो इम्यून सेल्स के द्वारा रिलीज किए जा रहे हैं। यहां पे इस पर्टिकुलर टी सेल ने रिलीज किया IL-6 और IL-4। IL-6 और IL-4 का तो रिसेप्टर ऑलरेडी बी सेल के पास प्रेजेंट है, तो मैंने जब इस सेल को यहां से लेकर के मैं यहां तक आया हूं, तो मैं इसी सेल के बारे में बात कर रहा हूं, और ये वाली सेल अब इस पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो इस सेल पे भी मैंने शो करने पड़ेंगे ये रिसेप्टर। चलो आगे की स्टोरी है, आगे की स्टोरी ऑन नेक्स्ट, ऑन
नेक्स्ट स्लाइड, ये आ गई। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चीजें, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या हुआ, सपोज करो मेरे पास ये थी बी सेल, ये है बी सेल जिसने एंटीजन को प्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ MHC2। ये क्या है, ये है एंटीजन प्रेजेंट कर दिया। टी हेल्पर सेल शो करो, ये टी हेल्पर सेल, ये इसका रिसेप्टर अल्फा, ये रिसेप्टर इसका बीटा, इस पे प्रेजेंट है CD4 क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4। इसने इसको रिकॉग्नाइज किया, इसने इसको रिकॉग्नाइज किया, एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया किसने, अल्फा रिसेप्टर ने। सो दिस वन इज एंटीजन। कलर बदलो भाई, इसका कलर बदलो, दिस वन इज एंटीजन। इसने इसको रिकॉग्नाइज किया, इसने इसको रिकॉग्नाइज किया। ये थी हमारे पास बी सेल, बी सेल के ऊपर प्रेजेंट है ये रिसेप्टर IL-6 के रिसेप्टर, ये प्रेजेंट है IL-4 के रिसेप्टर। ऐसे शो करो रेड कलर से, IL-6 के रिसेप्टर, यहां शो कर दो IL-4 के रिसेप्टर। यहां से रिलीज हुआ IL-6 और IL-4, IL-6 और IL-4। ये क्या थी, टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल क्यों, क्योंकि इसके साथ CD4 प्रेजेंट है। CD4 क्यों बताया हमने, क्योंकि MHC2 को रिकॉग्नाइज करता है CD4। अब ये इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 4 जाकर के अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे। जैसे ये जाकर के बाइंड करेंगे इस तरह से, वैसे ही इसमें डिफरेंशिएशन होगा। यहां से आएगी प्लाज्मा बी सेल, यहां से आएगी मेमोरी बी सेल, memory B cell. This was the T cell dependent B cell activation. This was T cell dependent B cell activation. ठीक है, हमने बात की थी एक जगह सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल की। आओ तो जरा भाई, ये जो इसका साइटोसोलिक डोमेन होता है जो सेल के अंदर की तरफ होता है IgM का, उसका साइज छोटा होता है। वो सिग्नल तो ले लेता है, एंटीजन को बाइंड तो कर लेता है, लेकिन आगे का सिग्नल खुद नहीं भेज पाता। आगे का सिग्नल कौन भेजता है, जो ये जो सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल है CD79A, CD79B, ये आगे का सिग्नल भेजते हैं। ये इसको ट्रांसफर करता है अपने सिग्नल, ये फिर फर्दर सिग्नल आगे भेजते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास बी सेल्स के बारे में, बी सेल किस तरह से एक्टिवेट होती है। ओके, बाकी की नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे टी सेल्स के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करवा देता हूं जो कि इम्यूनोलॉजी से आया हुआ है IIT JAM एग्जाम में। देखो जरा ये क्वेश्चन क्या है, टी सेल्स एंड बी सेल्स। टी और बी सेल्स को क्या होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं, अरिथ्रोसाइट्स होते हैं, एपिथेलियल सेल होते हैं, या स्क्वैमस सेल्स होते हैं। किस तरह के सेल होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है। टी सेल और बी सेल्स आर द लिम्फोसाइट सेल्स, दे आर लिम्फोसाइट्स। IIT JAM 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो समरी में जस्ट यही था, बी सेल के बारे में कुछ बातें थी, बी सेल के बारे में कुछ बातें थी, और बी सेल का हमने एक्टिवेशन देखा है। बी सेल और बी सेल का क्या एक्टिवेशन, ये कुछ बातें हमने डिस्कस की है। उसके अलावा यहां पे देखो होमवर्क में क्या है, होमवर्क में एक बार आप लोग रीडिंग देख लेना। आप लोग ट्राई करना कि PYQ देखने की, कि PYQ कहां से आए हैं। इम्यूनोलॉजी से PYQ, अलग अलग एग्जाम के आप PYQ देख सकते हो। IIT JAM के PYQ देख सकते हो आप लोग गेट बी के देख सकते हो, जैसे मैं प्रीवियस क्लास में भी बताता आया हूं, गेट बी के भी PYQ देख सकते हो।
तो अभी तक हमने क्या देखा है, मेरी जितनी भी प्रीवियस क्लासेज गई हैं, प्रीवियस क्लासेज में हमने क्या देखा है, हमने इम्यूनोग्लोब्युलिन्स के बारे में बात की है, हमने हेमेटोपोइसिस के बारे में बात की है, हमने ब्लड सेल्स के बारे में बात की है, ठीक है, ब्लड सेल्स जिसमें ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में बात किया था, लिम्फोइड प्रोजेनाइटर की सेल, माइलोइड प्रोजेनाइटर की सेल, वहां पे वो भी डिस्कस किया था। अब हम लोग लिम्फोसाइट की तरफ चल पड़े हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और एन के सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली टी लिम्फोसाइट की हो सकती है। तब तक आप ये वाला पार्ट क्लियर कर लो, आपको बाकी जब एमएचसी करेंगे तब कोई दिक्कत नहीं आएगी, एमएचसी जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे समझ नहीं आया होगा तो चीजें ध्यान से सुन के देखना कि मैंने कहां पर क्या यूज किया है, क्या लैंग्वेज यूज की है, क्या बात बताई है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसको दोबारा से एक बार आप लोग चेक कर सकते हो। बढ़िया तरीके से तैयारी करो, मिलते रहेंगे हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।